एनीवे थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी हैं, और आप लोग भी प्लीज साइबर क्राइम से जुड़े या साइबर तकलीफों से जुड़ा कोई सवाल है तो प्लीज आप नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ और कहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, वहां से आप प्लीज बताना हमको जरूर। पहला मेरा सवाल ये है कि क्या नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं? कुछ रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, कितनी रियल है वो रिपोर्ट्स कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं साइबर क्राइम के हो या लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको फंसाने की जो बात हो इस पूरे 3-4 महीने में? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ 22-23 मार्च के बाद एक हफ्ते के अंदर करीब 86% इंक्रीज हुआ था साइबर क्राइम में, सिर्फ एक हफ्ते में पूरे देश में। पूरे देश में। और ये हर तरह जगह से केसेस आ रहे हैं। हाँ जी। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? नहीं, वो तो डेटा मिल जाएगा, मैं ऐसे, लेकिन केसेस हर जगह से थे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, महाराष्ट्र हमेशा लीड करता है ऐसे केसेस में, क्योंकि लोग जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ केसेस ज्यादा रिपोर्ट भी होते हैं। यूपी में बहुत ज्यादा केसेस हुए, कर्नाटका में भी हुए, तो ये कुछ लीडिंग स्टेट थे, पर आए हर जगह से, उड़ीसा से भी आए, असम से भी आए। तो चूंकि इसकी कोई ज्यूरिडिक्शन बाउंड्रीज नहीं होती है, क्रिमिनल कहीं भी होकर कहीं भी क्राइम कर सकता है, सारे लोग घर में हैं, इंटरनेट बहुत यूज कर रहे थे, तो केसेस बहुत बढ़ गए। 300% ऑन एन एवरेज ग्रोथ देखी है पिछले 4-5 महीने में साइबर। तो इस वजह से ये जरूरी था कि इस वक्त पर हिडन फाइल्स का सीजन 2 लेके आया जाए, क्योंकि ये कब कितना लंबा चलेगा ये प्रोसेस, हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और खतरे बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि हम सही समय पर लोगों को अवगत करा सकें तो शायद बाकी लोग इस तरह के क्राइम से बच जाएं, और हम किसी को भी बचा पाएं तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो केसेस एक तो बड़े हैं, आपके पास कितने केसेस पहुंचे थे? क्योंकि जो केसेस आपने सॉल्व किए उसी को हम हिडन फाइल्स अनलॉक में आपके सामने रख रहे हैं। सो जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया, मैं फिर से बता दूं, आप रेड एफएम पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी शाम को 8 बजे रेड एफएम अगर लगाएंगे 93.5 रेड एफएम, सो आपको हिडन फाइल सुनाई देगा। हिडन फाइल्स अनलॉक का नया सीजन, जहां पर हम हाल ही में हुए साइबर क्राइम से जुड़े जो केसेस हैं उनको आपने सॉल्व किया। सबसे कितने केसेस आपके पास आए? मेरे पास ऑन एन एवरेज हर महीने करीब 25 से 30 केसेस ऐसे आते हैं जिसको मैं ले पाता हूँ। 30 कितना चार्ज करते हैं? आते तो बहुत है, मतलब मेरे पास हजारों ईमेल आती हैं। मैं पूछूं हर केस का आप कितना चार्ज करते हैं? वो आप मुझे बाद में बताना। नहीं, मैंने आज तक कभी किसी केस का कोई चार्ज नहीं किया है, और लोग फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, हो सकता है इनमें से कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने हेल्प भी किया। ये मैं सिर्फ एज ए सोशल सर्विस करता हूँ। हमारी एक फाउंडेशन है, उसके थ्रू करता हूँ, रूट 64 फाउंडेशन। और कभी ना पुलिस से, ना विक्टिम से, ना क्रिमिनल से कोई पैसा नहीं। फॉलोअप क्वेश्चन है सेम पे, फिर हम लोग सीरियस बात करना चालू करेंगे। आपको घर वालों ने बोला नहीं कब तक समाज सेवा करोगे? तो चलो सबसे मत लो, 10% लोगों से ले लो, चलो उससे ले लो जो ऑफर कर रहा है, चलो उससे ले लो जो अफोर्ड कर सकता है। नहीं, ऐसा एक्चुअली दिल से कभी हुआ नहीं, क्योंकि जो बंदा परेशान होता है वो बेचारा वैसे ही बहुत नुकसान में होता है, और उससे आप पैसा और मांगोगे तो उसको और उसकी तकलीफ बढ़ाओगे। जो 2-2.5 लाख रुपए अपना लुट चुका है, उसको सबसे पहले आप हेल्प करके ये संतोष देना चाहते हो कि आपका पैसा वापस आ सकता है या चांसेस हैं क्रिमिनल तक पहुंचने के। वो ज्यादा जरूरी होता है कि आप उससे कहो कि यदि आ गए तो उसमें से कुछ देना। वो मुझे वर्कआउट करते लगता नहीं है। और सिर्फ पैसा नहीं, अजीब अजीब भगवान ने आप जैसे लोग बनाने बंद किए हैं। गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिले, पीछे ही बैठे हैं आपके वो। नहीं सर, इससे इस वजह से बहुत आशीर्वाद मिलता है और बहुत सारी दिक्कतें जिंदगी की आसान हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ब्लेसिंग्स मिले और जीवन में कोई ऐसी कठिनाई ना हो जिसकी वजह से हमें किसी के सामने किसी हेल्प के लिए जाना पड़े। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी बात है। अमेजिंग। सो कौन सा ऐसा केस जो आपने हाल ही में सॉल्व किया जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से? लोगों को उससे सीखना भी चाहिए और बहुत खतरनाक भी था। केसेस जैसे मैंने जो बताए हैं वो सारे वैरायटी ऑफ केसेस इसलिए रखे गए ताकि हर तरह का एक आध केस मिल जाए। केसेस ऐसे भी थे जिसमें सीरियल किलर्स पकड़े हमने। अब आप सोचिए, लॉकडाउन में कोई बंदा धमकी दे रहा है व्हाट्सएप पर या ईमेल पर और जान से मारने की और पैसा मांग रहा है और बिटकॉइन में मांग रहा है, ऐसे केसेस भी थे और हमने उनको पकड़ा। दूसरा, ऐसे केसेस भी थे जिसमें लेडीज ऐसी हैं जिनका फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं है और उनके संग सोशल मीडिया क्राइम हो गया। उनकी नंबर्स और फोटोज सोशल मीडिया पे थे, लोग उनको अश्लील कॉल करते थे, मैसेजेस भेजते थे। तो इस तरह की चीजें बहुत हुई। फाइनेंशियल क्राइम्स की तो बाढ़ आ गई। मतलब आप मान के चलिए कि जो केवाईसी वेरिफिकेशन से लेकर जो ई कॉमर्स पोर्टल्स पर फ्रॉड होते हैं
या कोई फ्री ऑफर करके फ्रॉड होते हैं, ये तो इतने बढ़ गए थे कि हद से ज्यादा मेरे पास हर के मैसेजेस और कॉल आए। जी जी जी। नए वेबसाइट बन गई थी इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर, कोविड रिलीफ के नाम पर, जिससे फ्रॉड हुए। तो ये कुछ जेनरिक केसेस हैं जो मेरे ख्याल से लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हर दिन कुछ ना कुछ लोग फंस रहे हैं इसमें। लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा ऐसा ऐसे कैसे कोई कर सकता है। जॉब फ्रॉड हुए, लोगों को जॉब ऑफर दी गई क्योंकि लोगों को डर था कि जो नौकरी जा रही है, तो जो भी नए ऑफर आ रहे थे बड़े सीरियसली ले रहे थे और कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली फंस गए। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ जो हमारे मतलब धर्म ग्रंथों के भी उपदेश है कि इंसान की 5 कमजोरियां होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, यही एक्सप्लॉइट होती हैं। तो कोई भी आपको इन 5 6 हो गई वैसे। हाँ, या तो आपके कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार। सॉरी, अहंकार मैं ये काउंट कर रहा था, मैं सोच रहा था इसमें मेरी कौन सी है, बट एनीवे। तो कृपया ये ध्यान रखें कि इनमें से इन 5 कमजोरियों के थ्रू किसी के चक्कर में न फंस जाएं कि आपका लालच, आपका डर, आपका घमंड, कुछ भी एक्सप्लॉइट हो सकता है। और क्रोध, कि आप किसी से इतनी नफरत करते हैं कि वही एक्सप्लॉइट हो गया, उस चक्कर में आपने लुट गया क्योंकि आपने तुरंत क्लिक कर दिया उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा कुछ ना करें, और बाकी आप लोग समझदार हैं। सो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अमित जी। पैसे को लेकर के आदमी डरा भी हुआ होता है, पैसे को लेकर के आदमी थोड़ी सेफ्टी भी चाहता है। सो आपने बोला केवाईसी से जुड़े बहुत सारे केसेस आए, या आप केवाईसी करवा लो अपना, चाहे बैंक की तरफ से आता है या किसी भी, जहां से भी आप जो भी एप्स डाउनलोड करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं। सो नकली और असली में एक बेसिक फर्क क्या है कि नकली वाले ने क्या बोला होगा, असली वाले ने क्या बोला होगा केवाईसी के लिए? देखिए, क्योंकि इसी से शायद सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। हाँ, देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई अर्जेंसी दिखाए किसी चीज की, कि अभी करा लीजिए, ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो समझ लो वो गड़बड़। कोई भी चीज इतना ऐसे नहीं है कि 2 दिन पहले ही आपको बताया जाएगा कि आप केवाईसी कर लो वरना ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी केवाईसी यदि प्रोसेस वैसे तो फोन पर होता नहीं है, पर यदि क्रिएट भी होगा तो आपको सफिशिएंट वक्त मिलेगा। आप वेरीफाई कीजिए, 4 कॉल कीजिए, आप जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए कि उसने कहा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और मैं आपका केवाईसी फोन पर कर दूंगा। तो वॉलेट केवाईसी हुए, बैंक केवाईसी हुए, सिम कार्ड वेरिफिकेशन हुए। रौनक भाई, अभी एक बड़ा नया केस आया जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ई सिम करके कॉन्सेप्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं पता, अभी नया टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है कि वर्चुअल सिम क्रिएट कर सकते हो आप अपना। तो कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ क्या सारे ऑपरेटर ऑफर कर रहे हैं वर्चुअल सिम। आप गूगल पे जाइए, लिखिए ई सिम बाय वोडाफोन, तो आपको उसका प्रोसेस मिल जाएगा। ई सिम बाय एयरटेल तो उसका प्रोसेस मिल जाएगा। ई सिम बाय रिलायंस जियो तो उसका प्रोसेस मिल जाएगा। ये कैसे क्रिएट होता है, इस अब चूंकि लोगों को पता नहीं है, तो फ्रॉडस्टर्स इस प्रोसेस के थ्रू आपके सिम का ई सिम ले लेते हैं और आपका एक्चुअल सिम ब्लॉक हो जाता है। जैसे वो एक्चुअल सिम ब्लॉक होता है और उनके पास ई सिम चला जाता है, जो आईफोन या गूगल नेक्सस प्लस सपोर्ट करते हैं, उसमें इंस्टॉल हो जाता है, तो आपका वो सब कुछ हैक कर सकता है। बैंक अकाउंट, जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अकाउंट्स, कोई भी ऐसी चीज जिसका ओटीपी उस सिम पे आता है वो हैक हो जाएगी। तो ये पता होना बहुत जरूरी है लोगों को कि हाँ ऐसा हो सकता है। आपको कॉल करके आपसे सिर्फ एक एसएमएस कराया जाता है कि आप 1 लिख कर रिप्लाई कर दीजिए, या मैं एक एसएमएस भेज रहा हूँ उसको इस नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिए, और आपका ईसिम उसको ईमेल हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी 27 लाख हैदराबाद में किसी के लुट गए इस चक्कर में। तो तब से ज्यादा 27 लाख गए। ये उनके अकाउंट में था? हाँ, सारे अकाउंट खाली हो गए, जितने अकाउंट थे। क्या करते थे? नहीं, वो डिटेल मेरे पास नहीं है। ठीक है। कि लॉकडाउन में अकाउंट में इतने पैसे कैसे थे? इतना पैसा बेचारे खर्च नहीं कर पाए लॉकडाउन में, कुछ खर्च करने का। वापस हुआ क्या उनका? कुछ ऐसा मिलता है क्या, कुछ पैसा वापस? पकड़े गए ये लोग, तो पकड़े गए थे, तो इसलिए इनका पैसा तो वापस मिल जाएगा। पर होता क्या है कि मैं एक और जेनरिक टेंडेंसी बता दूं इन्वेस्टिगेशन की, जब क्राइम बहुत बड़ा हो तब जाके सीरियस इन्वेस्टिगेशन या फास्ट इन्वेस्टिगेशन होती है। 5,000, 10,000, 50,000 वाले के लिए यदि बंदा उड़ीसा में बैठा है, तो पुलिस को भी बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ से कैसे जाए वो उड़ीसा उनको पकड़ने, क्योंकि जो रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहे हैं, और गाड़ी लेकर निकलना का मतलब है कि 15 दिन का टूर बना। तो उधर की टीम से कांटेक्ट नहीं हो सकता क्या? उड़ीसा की कोई टीम? वो होता है कांटेक्ट, लेकिन उसमें कुछ लीगल चैलेंजेस होते हैं उस पर, क्योंकि आप कई सारी चीजें शेयर नहीं करना चाहते उनके संग लोकली, उसका मिसयूज हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन का। बंदे भाग भी सकते हैं, लीक भी हो सकती है, तो ये लोग उस तरीके से नहीं अप्रोच करते हैं। और लोकल टीम यूज होती है, कई बार नहीं हो पाती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितना अवेयरनेस आप फैला सकते हो अपने सराउंडिंग्स में, फैमिली में, दोस्तों में, प्लीज फैलाएं।
क्योंकि एक बार क्राइम हो गया उसके बाद पैसे वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं या टाइम बहुत लगता है। यदि वो पैसा उसके अकाउंट में मिल भी गया क्रिमिनल के, तो वो जो लीगल प्रोसेस है वो काफी समय ले लेता मेरा इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है सर, कि अगर उसके पास पैसा नहीं मिला तो पैसा गया। है। बिल्कुल। और अधिकतर ऐसे ही होता है कि वो पैसा विड्रॉ करके कैश कहीं घुमा देते हैं, तो अकाउंट तो में वही पैसा मतलब चोर के लिए भी एक मैसेज है कि भाई खर्च कर ले फटाफट। हाँ, पर वो लॉकडाउन में कहाँ खर्च करेगा? सॉरी लॉकडाउन सॉरी, ये कट करो, सॉरी ये तो लाइव है। बट नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत सीरियस बात हो रही है और मेरे को लगता है इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को बिल्कुल। या हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, कि 5,000 रुपया अगर किसी का जा रहा है और आपने बोला 50,000 रुपए तक या कोई एक अमाउंट होता है जो छोटा होता है, तो छोटा अमाउंट तो क्या होता है, मतलब जिसके पास 5 ही हजार था अकाउंट में उसके लिए तो बिल्कुल। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और तो 27 लाख भी मैं उसके लिए इनफैक्ट उतना ही ये, बड़ा होगा। हाँ, आप इतना सही चीजें पूछ रहे हो कि मेरी जो प्रायोरिटीज होती हैं इसी बेस पे होती हैं कि जिस बंदे के संग ये फ्रॉड हुआ उसके लिए उस अमाउंट का कितना इम्पैक्ट है, ना कि अमाउंट कितना है। हो सकता है कोई बड़ी कंपनी है और वो उसका 50 लाख 60 लाख रुपए घूम गया है और उसको चाहती है, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायोरिटी शायद नहीं लूंगा। और एक कोई मजदूर है बेचारा, उसके 15,000 10,000 अकाउंट से थे और साफ हो गए, तो मैं उसको पहले प्रायोरिटी देता हूँ। ये मेरे वे ऑफ, क्योंकि मुझे तो फ्री करना है, तो मैं पहले उसको जिसकी लाइफ में इम्पैक्ट ज्यादा पड़ना है और सही शायद बात उसके आगे 2-3 महीने बड़े दिक्कत में गुजरने वाले हैं। कोशिश होती है कि उनको पहले रिलीफ पहुंचाया जाए। बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज होगा अमित जी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और पहले माँ बाप बोलते थे क्या देख रहे हो लैपटॉप, क्या देख रहे हो फोन, अब बोलते बेटा तू लैपटॉप और फोन देख, बाहर मत जा। सो देखिए, बच्चे भी अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो खास तौर से हमने, आपको याद होगा, एक स्पेशल शो भी किया था इस पर, कि जो टीनेजर से नीचे हैं, जो 13 ईयर से नीचे बच्चे हैं, उनके लिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगा माँ बाप को कि आप यदि उनको फोन दे रहे हैं या कोई भी डिवाइस दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी सेटिंग्स थोड़ा सा ऐसी कर लें कि वो गलत चीजें उसमें ना देखें या उनको दिखाई ना दे। जैसे कि यूट्यूब पर सेटिंग्स होती हैं, एज ग्रुप आप सेट कर सकते हो, उसको सिर्फ वही कंटेंट दिखेगा जो उस एज ग्रुप का हो। ये लोग नहीं करते, तो अब जो यूट्यूब पे कोई भी देख रहा है, उसमें पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो कई बार अननोइंगली भी ऐसी चीजों का एक्सपोजर उन्हें मिल जाता है जो खतरनाक हो सकता है, जहां पर वो फ्रॉड का ना सिर्फ शिकार हो सकते हैं, मानसिक उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो ये एक ध्यान रखें। दूसरी तीसरी चीज कि थोड़ा सा जो पेमेंट सिस्टम्स हैं वो उस डिवाइस से अलग रखें जहां पर बच्चे गेम खेल रहे हैं। अभी लगातार ऐसा हुआ कि गेम्स के थ्रू जो कैश करेंसी होती है, जो गेम्स के अंदर परचेज करने के लिए यूज होती है, जैसे कि पबजी में बैटल पॉइंट्स होती थी, बहुत सारे ऐसे गेम है, फ्री फायर करके गेम है, उसमें भी कोई करेंसी होती है। बच्चे क्या करते हैं कि आपके अकाउंट को लिंक करके डेबिट क्रेडिट कार्ड को, उसके थ्रू परचेज शुरू कर देते हैं और लाखों की परचेज हो जाती है, 8 लाख 10 लाख, तब पेरेंट्स को पता पड़ता है। उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे भी कई बार ऐसे होते हैं जो अभी ने केसेस सॉल्व किए कि या तो वो अलर्ट फोन से डिलीट कर देते हैं, एसएमएस जो आता है कि पैसा ट्रांसफर हुआ, वो फोन से डिलीट कर देते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं पड़ता। फिर जब वो बैंक में जाते हैं तब उनको धक्का लगता है कि अरे इतना पैसा जा चुका। तो ये अलग रखेंगे, बचे रहेंगे, क्योंकि कई बार गलती से भी हो सकता है और कई बार गलत इंटेंशन से भी हो सकता है। तो प्लीज फाइनेंशियल चीजें कभी भी उस डिवाइस में वो डिटेल ना रखें और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बच्चों को ना दें। हमारे पिताजी तो तोड़ देते अगर हम, खैर तब तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, हम तो उनकी ऑफलाइन जेब ही के पास भी तोड़ जाते थे देते तो वो आजकल के मम्मी पापा नो ये नहीं करते, और बच्चा उसमें समझ जाता है। बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्लोज वॉच रखना पड़ेगा बच्चे पे कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि या वो क्या देख नहीं रहा है भले, फिर भी कौन सी चीज उसके आंख के सामने आ जा रही है। सो बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं पब्लिक के लिए थोड़ा सा जगह अभी चल रहा है, आप लोग कमेंट कर रहे हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन भी कमेंट कर सकते हो, कि कमेंट में अपने सवाल भी डाल सकते हो कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। मैं कुछ शाउट आउट, जैन शिखर, कीर्ति रंजन महापात्रा, अमित सिंह एंड अविनाश सिंह भी देख रहे हैं, हर्ष गुप्ता, प्रियंका ठाकुर, विकास, पूनम देवी एंड 3 others, everyone thank you very much for joining us। आप अपने लोकेशन के साथ, मनीष वर्मा जी आप भी अभी अभी ज्वाइन किए हैं, आप लोग प्लीज अपना सवाल इसमें पूछ सकते हैं। और अपने साइबर क्राइम से जुड़े हुए या उससे उसकी सिक्योरिटी से जुड़े हुए बड़े सारी चीजें, चाहे वो पैसे से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आपके बच्चे की सेफ्टी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या क्या कहते हैं केवाईसी के लिए अगर कुछ आया तो उसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हो तो उससे भी जुड़ी हुई। और ये सारी स्टोरीज आपके लिए साइबर एक्सपर्ट हमारे जो अमित दुबे जी हैं, वो हिडन फाइल्स अनलॉक यानी हिडन फाइल्स का सीजन 2 उसमें लेकर ऑलरेडी आ चुके हैं। 31 अगस्त से रेड एफएम पर ये शो लॉन्च हो चुका है।
जिसको आप रेड एफएम पर सुन सकते हैं। देश में आप कहीं भी रेड एफएम लगाएं, शाम को 8 बजे आप इनको सुनते हुए ये आपको सुनाई देंगे वहां पर। सो कुछ सवाल आए हुए हैं, ई सिम फ्रॉड को से कैसे बचें? आई थिंक इसका आंसर आपने दे दिया है, ई सिम फ्रॉड से कैसे बचा जाए। कुछ और इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे आप सर? देखिए फ्रॉड, हाँ इसलिए क्योंकि आप कोई भी एसएमएस किसी माया ने ये सवाल पूछा है, माया ने। या माया जी, पहले तो थैंक यू सो मच सवाल पूछने के लिए। कोई भी एसएमएस किसी के कहने पर कहीं ना करें। जैसे एयरटेल के लिए 121 होता है जो सर्वर होता है, वोडाफोन का भी ऐसे कोई शॉर्ट नंबर है। कोई आपको फोन पे बोल रहा है या एसएमएस में बोल रहा है कि आप ये एसएमएस यहाँ कर दें, किसी के कहने पर मत करें, क्योंकि वो एसएमएस किस पर्पस के लिए है पहले उसको चेक करें, ढंग से देख लें। वैसे तो करें ही ना, क्योंकि क्यों किसी के कहने पर करना है। आपने खुद यदि कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करना है, सेटिंग्स लेनी है, ई सिम लेनी है, क्योंकि कई सारी चीजों के लिए एसएमएस होते हैं। 3G to 4G अपग्रेड के लिए भी एसएमएस होता है, उसमें भी फ्रॉड हो जाता है। तो आप किसी भी वजह से वो एसएमएस करेंगे, आपका करंट सिम ब्लॉक हो जाए और उनको नया सिम लेने का प्रोविजन मिल जाए, ये खतरा बना है, इसलिए एसएमएस ना। बिल्कुल। एक चीज सवाल और आ रहे हैं। आपको आवाज आ रही है अमित जी? हाँ जी आ रही है, मुझे आ रही है आवाज। आपने दोनों बार एग्जांपल दिया तो वोडाफोन और एयरटेल का ही दिया। अंबानी जी आपसे गुस्सा होंगे और कमेंट में आके हो सकता है वो कुछ कहें आपके लिए, बट नहीं, रिलायंस जियो का भी सिम आता है, तो आप प्लीज जो लोग रिलायंस का नंबर यूज कर रहे हैं वो भी एक बार देख लें उसका प्रोसेस और ध्यान। सरकारी भी बोल दीजिए, आपने हमको सिम कार्ड में मदद की थी। बीएसएनएल का भी देख लें। बीएसएनएल का शायद ई सिम नहीं है, इसलिए मैं नहीं नाम ले रहा था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लोगों को क्या कहते हैं सर, वन क्वेश्चन इज दैट नाउ कंसल्टेंसी आस्क पैन नंबर, मतलब पैन नंबर पूछते हैं, तो पैन नंबर शेयर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैन नंबर शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आशीष ने पूछा है ना? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई जगह मांगा जाता है, वो टैक्स रिकॉर्ड्स के लिए रखते हैं, या आपको पेमेंट उनको करना है तो वो आपको टीडीएस काट के देंगे तो वो पैन मांगेंगे आपका, वहाँ पे उसी पर्पस के लिए है, इसलिए दिया जाता है। एक और सवाल आया, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। किसी ने अपना एक शेयर किया है कि मेरे एक दोस्त ने एक वेबसाइट पर उसके साथ चीटिंग हुई है, तो क्या मैं उसका केस आप तक फॉरवर्ड करूं? आप क्या करोगे हेल्प? सो आप अपना एक बार बता दीजिए कहां पर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस वेबसाइट या किस नंबर पे या किस ईमेल आईडी पे? देखिए, आप मेरे से 3 जगह से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ट्विटर हैंडल है वो है साइबर दुबे। जो हमारा रूट 64 का पेज है वो है रूट 64 फाउंडेशन। तो आप रूट 64 फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे एक ईमेल कर दें root64foundation@gmail.com। तीनों चीजें हैं, आप मुझे लिख दीजिए, मैं आपकी हेल्प जितनी भी हो सकेगी करने की कोशिश करूंगा। अपनी लोकेशन जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपका लोकल जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसके थ्रू ही आपकी हेल्प। एक ने बोला मेरे एक फ्रेंड ने फोन बेचने के लिए ऑनलाइन पोस्ट किया, तो उसको एक कस्टमर ने क्यूआर कोड भेजा, बोला इस पे पेमेंट कर दो। तो नहीं ना, जब तक मतलब देखिए, हाँ ये बहुत होता है कि कोई किस बोलता है कि आप गूगल पे से पेमेंट कर दो, कोई कहता है कि पेटीएम से कर दो। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जैसे पेमेंट करना चाहता हूं मैं वैसे ही करूंगा। किसी के कहने से उसका पर्पस क्या है? क्यूआर कोड से पेमेंट को पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्यूआर कोड से पेमेंट होता है, मिलता नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे भी केसेस आए जिसमें वो क्यूआर कोड भेज देते हैं, कहते हैं मैं आपको पेमेंट मिल जाएगा, और आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो, पिन डालते हो और आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है। तो ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। दूसरा कि जो मोड ऑफ ट्रांसफर आप चाहते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वही यूज करें, क्योंकि यदि वो फोर्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो ध्यान रखें। तो ये ऐसे कई सारे केसेस आते हैं कि साहब मुझे फलाना बोल रहा है गूगल पे से करना है। क्यों गूगल पे से करना है? बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी तो हो सकता है। तो जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो कि हाँ ये जेन्युइन बंदा है और इसलिए इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब तक किसी के अननोन बंदे के झांसे में तो बिल्कुल ना। किसी ने पूछा क्यूआर कोड में क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने क्विक रिस्पांस बोल दिया उनको। सही है ना जवाब? मुझे भी कंफर्म नहीं है। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या है, क्या लोगों को पता है? बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने, और आई एम सॉरी, सोचा नहीं कभी। आई थिंक क्विक रिस्पांस कोड, फटक से उस पे जवाब, मतलब ऐसे क्विकली आप रिस्पांस उसमें आ सकता है, इसलिए शायद मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे। बट एक आध 2 मिनट और रुकते हैं, अगर पब्लिक का कोई सवाल है तो उस पे फटक से हम लोग जंप करेंगे। अदरवाइज
या अदरवाइज आगे के एपिसोड्स में क्या आने वाला है अमित दुबे जी? क्या ऐसा है जो अब तक हमने नहीं सुना है, इससे पहले सीजन 1 में नहीं सुना है? देखिए आगे के एपिसोड में भी हमने जितनी भी कहानियां हैं, हर कहानी थोड़ी वैरायटी लेकर आती है। हमने कई बार डार्क वेब भी रेफर किया, क्रिप्टो भी रेफर किया, हमने सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, फाइनेंस हुआ, आपके व्हाट्सएप के थ्रू जो थ्रेड्स हुए वो हुए। अब जो आएंगे वो एक एक केस उसमें बड़ा अच्छा है जो कॉर्पोरेट हैकिंग का है, जिसमें एक पूरे की पूरी कंपनी हिल गई एक अटैक से, और वो कैसे इन्वेस्टिगेट हुआ और वो कैसे अटैक हुआ था। आप लोगों ने भी देखा होगा ट्विटर हैक हो गया था, उससे पहले सॉफ्ट बैंक भी हैक हुआ, बहुत सारे हैक्स आपने देखे, कोग्निजेंट हैक हुआ। ये सारे अटैक हो कैसे जाते हैं? क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर सिक्योरिटी के लिए खर्च करती हैं। तो ऐसी ऐसी कौन सी गलती होती है जिससे वो होता है, और वो इतनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है, और वो आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो किसी भी कंपनी के संग हो सकता है, किसी भी स्टार्टअप, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी की प्रोसेस तो वही है। तो जब वो हैक हो सकते हैं तो वो खतरा आपके लिए भी। बड़ी अच्छी कहानी है, आप प्लीज सुने, अभी आएगी वो, एक बड़ा अच्छा केस है हमारा। इसके अलावा जो केसेस हैं वो मतलब जो मैं कह रहा था वैरायटी, उसी के हिसाब से दिए गए हैं कि कुछ ग्रुप हैं ऐसे जो हैकर ग्रुप होते हैं, और वो ग्रुप कैसे ऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, कैसे वो पुलिस को चकमा देते हैं, ये एक कहानी के अंदर बताने की कोशिश की गई है। तो वो आपको दूसरा एंगल दिखाई देगा कि आप कभी ऐसे किसी ग्रुप के पार्ट बन जाएं और आपको यूज करके कोई क्राइम हो जाए और आपको पता ही ना पड़े, और जब इन्वेस्टिगेशन हो तो पता पड़ा आपका आईपी, आपका नंबर आ रहा है, तो इसलिए आप बच सकें। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, आपको लगता है कि नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, पर वो क्राइम के लिए भी होते हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग केसेस हैं, और बहुत सारे केसेस मैं लेके आऊंगा अभी। हर एक कहानी इसलिए सुने क्योंकि हर एक कहानी अपने आप में यूनिक है, उसमें कुछ अलग तरह का क्राइम है, और मैं जो एक अश्योरेंस दे सकता हूँ कि यदि आपने ये कहानियां सुनी तो कम से कम ये वाले क्राइम तो आपके संग कभी नहीं हो सकते, ये तो पक्का है। और आगे हम आपके संग जुड़े रहेंगे, कभी कोई नए मोडस ऑपरेंडी आती है तो बिल्कुल बताइए। चलते चलते आपके बुक के बारे में थोड़ा प्रमोशन कर देते हैं, कुछ कॉपीज उसकी जानी चाहिए थैंक यू सो फटाफट। मच फॉर रिमाइंडिंग मी दिस। रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स जो मेरी किताब, वो पहली किताब थी, उसमें तीनों बहुत अच्छे केसेस हैं जो बड़ी पॉपुलर रही, और बहुत अच्छा फीडबैक रहा उसका। सेकंड जो थी वो हिडन फाइल्स, जो हमारा सीजन 1 था, ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में अवेलेबल है, दोनों किताबें तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तुम्हाला मराठी येतं का? कोणी ट्रांसलेट केलेलं? हाँ, मराठी में ट्रांसलेट हुआ है। पकड़ा पकड़ा, शब्द पकड़ के जवाब दिया दुबे जी ने, बहुत बढ़िया। बट मेरे को आता है, ये इम्पोर्टेंट। अरे बाबू। अच्छा, बहुत लोग बहुआ बोले। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। तीसरी किताब के बारे में बताइए दुबे जी। तो हिडन फाइल्स का जो सीजन 1 था उस पे किताब है। हिडन फाइल्स के बाद हिडन फाइल्स सीजन 2 की किताब अभी आ जाएगी इस हफ्ते, और एक किताब है जो अथर्व करके है, जो भी आने वाली है रूपा पब्लिकेशन से, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अथर्व, हाँ, हिंदी वाली प्रभात पब्लिकेशन पर है अवेलेबल, प्रभात पब्लिकेशन की ऑफिशियल उस पर भी है, और सारी किताबें अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, जितने भी बुक स्टोर्स ऑनलाइन होते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ अमित दुबे साइबर बुक्स लिखनी है तो आपको सारी किताब। मुझे तो साइन कॉपी ऐसे हाथ में मिलेगी, मैं थोड़ी ऑर्डर करूंगा। थैंक यू वेरी मच अमित दुबे जी। कहानी सुनी ली है सारी, तो आप किताब पढ़ के कुछ नया क्या लोगे? नहीं नहीं, बट आप भाई का किताब है तो भाई के पास तो आने चाहिए ना, मैं वो कह रहा हूँ। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें, केसेस सॉल्व करते रहें, और रेड एफएम पर हिडन फाइल्स अनलॉक में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम सबसे शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच रौनक, थैंक यू सो मच सारे लोग जो ज्वाइन किए, और उम्मीद है कि आप हमारा शो सुनेंगे और सीखेंगे और लोगों को भी बताएंगे। सेफ रहें, रेड एफएम बजाते रहें। वाह, बजाते रहो बोल के आरजे अमित दुबे जी हमारे साथ। थैंक यू सर, मिलते हैं।